अभी बताइए, कल अपन ने एचसीवी में कुछ दिया था, एचसीवी में कुछ कार्यक्रम अपना था। एचसीवी कैसे किया अपन ने? अच्छा लगा, बुरा लगा? कुछ सवाल में डाउट बोल दो। क्यों जयेश, तन्वी, अंशिका, संघर्ष, श्रिया, एनीवन, एनी डाउट? नो डाउट। ओके, तो चलो आज का जो अपना कार्यक्रम है किससे आगे चलेगा? न्यूक्लियर फिजिक्स जो हमने देखा था उस पे आगे बढ़ेगा। तो न्यूक्लियर फिजिक्स में अपन ने कुछ चीजें पहले से देख ली थी और थोड़ा सा और बचा हुआ है न्यूक्लियर फिजिक्स में। कुछ रिएक्शंस बची हैं, मतलब 2 रिएक्शन बची हैं इनफैक्ट, है ना? कौन कौन सी बची हैं? एक तो गामा रेडिएशन, के कैप्चर बची है, ठीक है। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे न्यूक्लियर रिएक्शन की, है ना? उसके बाद में हम बात करेंगे न्यूक्लियर रिएक्शन यानी कि जो अपना एटॉमिक पावर प्लांट वगैरह बनता है या एटॉमिक बॉम्ब बनता है वो कैसे होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। फिर उसके बारे में बात करेंगे हम रेडियो एक्टिविटी की, है ना? तो रेडियो एक्टिविटी काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है और रेडियो एक्टिविटी में काफी मेजर काम किसने किया हुआ है? एनीबॉडी? किन साइंटिस्ट ने रेडियो एक्टिविटी में बहुत ज्यादा काम, बहुत इंपॉर्टेंट काम किया हुआ है? मैरी क्यूरी। बिल्कुल सही, मैरी क्यूरी, ठीक है। और उनके बारे में थोड़ी सी अपन बात करेंगे, ठीक है। तो चलो आज शुरू करते हैं, ठीक है। 1 मिनट और वेट कर लेते हैं, तब तक और बात कर लेते हैं। तो भाई चलो बताओ, लाइफ वाइफ सही चल रही है सब? कोई दिक्कत तो नहीं है? बढ़िया वगैरह? हाँ, यस सर। ठीक है। कोई परेशान तो नहीं करता घर पे कि इतना क्यों पढ़ रहा है, थोड़ा आराम कर? ऐसा तो कोई नहीं बोलता? नहीं है ना? ओके। और कुछ गेम वेम खेलते हो, थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज करते हो? नहीं तो पता लगे कि बाद में जब छूटेगा अपना ये लॉकडाउन खत्म होगा तब घर से बाहर निकलने की डिस्टेंस में ही थक गए, ऐसा तो नहीं है? कुछ खेलते वेलते हो, बैडमिंटन वैडमिंटन कुछ? यस सर। ओके, चलो बहुत बढ़िया। तो थोड़ा खेलते रहा करो, बाकी लोग भी अगर नहीं खेलते हो तो घर के अंदर ही, है ना? घर के अंदर ही थोड़ा छोटा सा क्रिकेट खेल लो या कुछ खेल लो। खेल जरूर लेना थोड़ा सा, आधा घंटा 1 घंटा, ताकि थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी होती रहे ना। नहीं तो पता लगे उस बेड में जहां पर बैठते हो वहां गड्ढा हो चुका है कि भाई उस पोर्शन में जितना भी लेटे हो रहते हो वहां पर थोड़ा सा जो है वो हो चुका है, मतलब थोड़ा सा कॉन्केव बन चुका है। तो ध्यान रखना, थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी जरूरी है आपके लिए, थोड़ा जो मेंटली भी ये जरूरी है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ फिजिकली, थोड़ा रिलैक्स हो जाओगे तो बढ़िया पढ़ाई करोगे। तो चलो करते हैं आज का कार्यक्रम शुरू। तो कल तक हमने देख लिया था कि यार अपने पास अल्फा डीके देख लिया था, हमने देख लिया था बीटा डीके देख लिया था। बीटा में हमने 2 प्रकार के डीके देखे थे, बीटा माइनस और बीटा प्लस। बीटा माइनस और बीटा प्लस। अरे यार, गुड मॉर्निंग तो भूल ही गए आज। तो चलो शुरू करते हैं भाई। सबसे पहले गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, ये हुई ना बात, आज थोड़े जगे हुए लग रहे हो। तो देखो, अल्फा हो गया, बीटा हो गया। बीटा में हमने देखे थे 2 प्रकार के डीके हैं हमारे पास, एक है बीटा माइनस, एक है बीटा प्लस। बीटा माइनस के साथ में एक और पार्टिकल निकला था, और वो कौन सा था? एंटी न्यूट्रिनो। और दूसरा बीटा प्लस के साथ में निकला था, न्यूट्रिनो निकला था। तो अभी देख सकते हैं कि यहाँ पर न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो निकलने की जरूरत क्यों है? क्योंकि हमारे पास स्पिन एंगुलर मोमेंटम, जो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए चाहिए था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब घूमता हुआ पाया गया तो उसका एंगुलर मोमेंटम मैं बोल सकता हूँ नेट 0 होना चाहिए था। तो पहले ही हमने प्रिडिक्ट कर दिया कि भाई साहब यहाँ पर एक पार्टिकल ऐसा होगा जो इसका एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करने का काम करेगा, ठीक है। तो मेरे पास बीटा माइनस निकल चुका है, बीटा प्लस निकल चुका है। बीटा माइनस के लिए जो क्यू वैल्यू की इक्वेशन लिखी गई वो क्या लिखा जाएगा? मास ऑफ एक्स माइनस मास ऑफ वाई इंटू सी स्क्वायर। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये क्या आ चुका था? मास ऑफ एक्स माइनस मास ऑफ वाई प्लस 2 me इसके साथ ही प्लस 2 me इंटू सी स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसा बन चुका है अपने पास बीटा पार्टिकल। अब बात करते हैं गामा की। तो गामा में क्या है हमारे पास? गामा रेडिएशन की बात करें तो जब अल्फा पार्टिकल निकलते हैं या बीटा पार्टिकल निकलते हैं तो न्यूक्लियस के अंदर में थोड़ा वो एनर्जेटिक स्टेट में होता है। क्या होता है कि जब अल्फा पार्टिकल निकला, जब बीटा पार्टिकल जब न्यूक्लियस से निकला, तो व्हाट हैपेंड कि लेट्स से कोई हमारे पास एक्स पार्टिकल था जिसमें कि ए था और ये जेड था। ये कहां से आया? ये आया है हमारा
इसमें ऑलरेडी अल्फा डीके बीटा डीके होके ये बेचारा पैदा हुआ है। फिर देखा कि इसका जो न्यूक्लियस है, ध्यान से सुनना, न्यूक्लियस जो है वो हायर एनर्जी स्टेट पर है। न्यूक्लियस क्या है? हायर एनर्जी स्टेट पर है। कब? जब इसमें से प्रोडक्शन होके आया है, अल्फा डीके इसमें से हो चुका है, बीटा डीके इसमें से हो चुका है, तो न्यूक्लियस जनरली हायर एनर्जी स्टेट पर होता है। तो इसके साथ में हम ये कहते हैं कि जब न्यूक्लियस हायर एनर्जी स्टेट पर है तो कोई भी अपनी एनर्जी को कम करना चाहेगा, तो कोई भी एनर्जी को कम किया तो इसने अपनी न्यूक्लियस की एनर्जी को कम किया और साथ में क्या कर दिया? गामा रेडिएशन भी कर दिया। तो आप देख सकते हो यहां पर न्यूक्लियस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, या सॉरी 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 उल्टा लिखा था मैंने, उल्टा लिख दिया। यहाँ पर Z और ये A और ये Z और A। तो मैं क्या बोलता हूं कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन थे, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन यहाँ पर है। टोटल जो मास नंबर है यहाँ, उतना ही मास नंबर यहाँ है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर न्यूक्लियस में कोई परिवर्तन नहीं आया अगर हम बात करते हैं Z की या A की। लेकिन एक बात का परिवर्तन आ चुका है। क्या हुआ कि ये हायर एनर्जी स्टेट पर था और इससे अब ये लोअर एनर्जी स्टेट पर आ गया। रीजन बीइंग कि कोई भी न्यूक्लियस या कोई भी पदार्थ, कोई भी मटेरियल अपनी स्टेबिलिटी बढ़ाना चाहेगा। और स्टेबिलिटी बढ़ती कैसे है? एनर्जी कम करके खुद की। तो इसने खुद की एनर्जी कम करी और बाहर निकाल दी, और जो निकला हुआ रेडिएशन है उसी को हम क्या बोलते हैं? गामा रेडिएशन बोलते हैं। ठीक है, तो गामा रेडिएशन या गामा डीके में लिखें गामा डीके में लिखें, after the emission of alpha and beta particle, after the emission of alpha and beta particle, after the emission of alpha and beta particle, atom gets excited, atom gets excited, atom gets excited, and when it returns to, and when it returns to lower energy state, when it returns to lower energy state, then energy is released, energy is released, energy is released in the form of, energy is released in the form of electromagnetic radiation, electromagnetic radiation, and these radiations are known as, and these radiations are known as gamma radiation, गामा रेडिएशन। फिर इसके बाद ये इक्वेशन लिख लें आप। सर एक बार रिपीट करो ना। क्या था? आफ्टर द एमिशन ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल, after the emission of alpha and beta particle, atom gets excited, atom gets excited, and when it returns to, when it returns to lower energy state, lower energy state, energy is released, energy is released in in the form of, in the form of electromagnetic radiation, energy is released in the form of electromagnetic radiation, and these radiations are known as, and these radiations are known as gamma radiation, गामा रेडिएशन। फिर इसे नोट कर लें।
नेक्स्ट है के कैप्चर। के कैप्चर में क्या हो रहा है कि अपने पास ये रहा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में है इलेक्ट्रॉन्स एंड खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और 1 और 8, ऐसे हो गए। और भी सराउंडिंग में खूब सारे हैं। तो इन सम केसेस व्हाट हैपेंस कि ये बहुत ही रेयर होता है, ऐसा नहीं कि हमेशा होता रह रहा है, कि इन सम केसेस व्हाट हैपेंस कि यहाँ पर जो अपना ये न्यूक्लियस था उसके पॉजिटिव चार्ज का फोर्स इतना ज्यादा डोमिनेंट है कि उसने इसे देखा, इसने उसे देखा और दोनों ने कहा कि अब हम दूर नहीं रह सकते। तो नेगेटिव चार्ज क्या है? न्यूक्लियस में फंस गया। तो नेगेटिव चार्ज अगर न्यूक्लियस में फंस गया तो यहां से देखो नाम क्या था? के कैप्चर। के कैप्चर मतलब के शेल के इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस ने अट्रैक्ट करके अपने अंदर फंसा लिया। अंदर फंसा लिया तो यहां पर क्या हो गई? वैकेंसी हो गई। ठीक है ना, ये वैकेंसी हो गई। तो ये पूरी प्रोसेस जो है वो कहा जाएगा के कैप्चर। तो लेट्स से मैं लिखता हूं, ये लिख दिया x, ये है z, ये है a। तो जब के कैप्चर हुआ तो मैं क्या बोलूंगा? यहां पर कोई दूसरा एटम बना, क्योंकि नंबर यहां पर चार्ज क्या हो चुका है? कम हो जाएगा। चार्ज कम हो जाएगा बच्चा, नेगेटिव चार्ज जब अंदर आया, हाँ कम है ना, तो कम हो जाएगा। तो यहाँ पर z-1 लिखा जाना चाहिए और यहाँ a लिखा जाना चाहिए, प्लस सम q वैल्यू, प्लस सम q वैल्यू मैंने यहां से लिख दिया है। ठीक है, कि यहां से कुछ एनर्जी रिलीज होगी, तो q वैल्यू अगर हम लिखना चाहें तो Q वैल्यू क्या लिखा जाएगा? वो होगा मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इनटू सी स्क्वायर। तो इसकी मदद से हम Q वैल्यू लिख सकते हैं। अच्छा, याद करो एक्सरे। एक्सरे में जो अपना कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे हुआ था उसमें क्या हो गया था बताइए? नॉकआउट हो गया था। फिर वहां पर वैकेंसी बन गई थी। वैकेंसी बन गई। फिर वैकेंसी बन के फिर क्या हुआ था? फिर वहां पर इलेक्ट्रॉन आ ट्रांजिशन हुआ था, ऊपर का इलेक्ट्रॉन नीचे आ गया था। तो अब देखो यहां से जब इसको गायब कर दिया तो किधर वैकेंसी बनी? बनी। तो इसका मतलब यहां पर वैकेंसी बनी तो ऊपर के इलेक्ट्रॉन बोलेंगे बेटा नीचे की जगह तो खाली है, हम नीचे आ जाते हैं। तो इसका मतलब के कैप्चर के बाद में इट इज फॉलोड बाय इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस, है ना, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। और उन ट्रांजिशन की एनर्जी अगर एक्सरे के सफिशिएंट हुई तो हम बोल सकते हैं कि वो एक्सरे प्रोड्यूस भी कर सकता है। इज दैट क्लियर? हाँ सर। क्योंकि एक्सरे की तो अपनी फिक्स रेंज है ना, 0.1 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ का जो ट्रांजिशन हुआ और उसका लैम्डा इसके बीच में लाई करता है, तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर एक्सरे प्रोडक्शन हुआ होगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोडक्शन तो हुआ है। हाँ सर। है ना? तो यहां से हम बोल सकते हैं कि के कैप्चर इज फॉलोड बाय इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन एंड इट मे प्रोड्यूस एक्सरेज। ठीक है, तो के कैप्चर में लिखें ड्यू टू अट्रैक्शन फोर्सेस ऑफ न्यूक्लियस, ड्यू टू अट्रैक्शन फोर्सेस ऑफ न्यूक्लियस, attraction forces of nucleus, electron from K shell, electron from K shell jumps into nucleus, creating a vacancy in K shell. Creating a vacancy in K shell. Next line में लिखना K capture is followed by electronic transitions due to vacancy in K shell.
समझ में आई अंग्रेजी? अरे हाँ तो बोल दो। हाँ ठीक है, तो उसके बाद इसे नोट कर ले। की कैप्चर के बाद रिपीट कीजिए ना। हाँ जी, की कैप्चर फॉलोड बाय के रिपीट कीजिए ना। K capture is followed by electronic transition due to vacancy in K shell. Due to vacancy in K shell. Done? या ओके, नेक्स्ट एक सवाल हम करते हैं। ठीक है, कोई ये x पार्टिकल था, इसका z मैंने बोला, ये a हुआ, फिर यहां से एक अल्फा डिके हुआ, अल्फा डिके में अपने पास ये बन गया y, ये हुआ z-2 और ये हो चुका है a-4 प्लस ये आ चुका है 2He4 प्लस ये आ चुका है Q वैल्यू, है ना। ये दिखता 2He4 है लेकिन है कौन? ये अल्फा पार्टिकल है, ये है अल्फा पार्टिकल। अब क्या हुआ कि इनिशियली x इज एट रेस्ट, यानी कि डिके होने से पहले अपना ये x वाला पार्टिकल कौन था? रेस्ट पर था। अब रेस्ट पर था तो ये डिके हो गया, अब डिके हुआ तो हमारी एनर्जी रिलीज हुई Q वैल्यू। तो मैं क्या बोलता हूं कि ये Q वैल्यू किसके पास डिस्ट्रीब्यूट होगी? वो इन दोनों पार्टिकल के पास गई। तो हमसे पूछा गया है कि फाइंड रेशो ऑफ kinetic energy of y and alpha particle, y and alpha particle, जल्दी से बताइए। फोर इज टू ए माइनस 4। हाँ, देखो पहली बात तो क्या करना है, एक्सटर्नल फोर्स 0, सिंस फोर्स एक्सटर्नल है 0 तो हम बोल सकते हैं मोमेंटम कंजर्व। तो इसका मतलब इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम, इनिशियल कितना है? 0 है ना। P इनिशियल बराबर P फाइनल। फाइनल में कौन होगा? मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल प्लस मोमेंटम ऑफ y पार्टिकल। तो मेरे पास यहां से क्या आ गया? मोमेंटम ऑफ y पार्टिकल इज माइनस ऑफ मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल। और अगर मैग्नीट्यूड का गेम खेलें, है ना, तो यहां से क्या आ गया? इसका मैग्नीट्यूड बराबर अल्फा पार्टिकल का मैग्नीट्यूड। इतनी बात तो समझ में आती है अपने को। फिर मैं देखता हूं कि यहां से क्या समझ में आया कि भाई ये रेस्ट पर था, तो ये अगर इधर v1 स्पीड से गया तो इसको उल्टे डायरेक्शन में v2 स्पीड से जाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो मैं मोमेंटम कंजर्वेशन से देखता हूं तो इसका मास नंबर कितना है? 4 है, तो 4 इंटू v1 शुड बी इक्वल टू a-4 इंटू v2 होना चाहिए। इतना तक तो मुझे लगता नहीं किसी को दिक्कत है, बोलो। नहीं। फिर अब मैं बात करता हूं काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो ये लिखा जाएगा मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल अपॉन 2 मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। ठीक है, इसी प्रकार से काइनेटिक एनर्जी ऑफ y ये लिखा जाएगा मोमेंटम ऑफ y का स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स मास ऑफ y। अभी क्या चाहिए अपने को? रेशो चाहिए, तो मैं लेता हूं काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई पार्टिकल। ये बन चुका है, आप देख सकते हो, पी अल्फा स्क्वायर पी वाई स्क्वायर, ये आपस में सेम है, ये आपस में सेम है। जब रेशियो लिया जाएगा कट जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी अल्फा अपॉन काइनेटिक एनर्जी m, ये इसका रेशियो लिया जाए तो क्या बन जाएगा? एम वाई अपॉन एम अल्फा। तो एम वाई अपॉन एम अल्फा
यानी कि एम वाई कितना बना, ए माइनस 4, और एम अल्फा कितना बना, 4 बना। तो काइनेटिक एनर्जी अल्फा अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई इज इक्वल टू ए माइनस 4 अपॉन 4। और ये जो है अपन ध्यान रखेंगे जेई मेन में, जेई मेन या बोर्ड में इसके बेसिस पर 1-2 मार्क, बोर्ड में तो 1-2 मार्क का सवाल कोई पूछा जा सकता है ना, और जेई मेन में सीधा कोई सवाल इससे पूछा जा सकता है कि अपने पास एक की काइनेटिक एनर्जी दे दी और दूसरे की पूछ ली, या टोटल क्यू वैल्यू बोल दिया, है ना। तो अब देखो एक और चीज कि ये एनर्जी जो है वो आई कहां से, वो आई क्यू वैल्यू से, है ना। वो कहां से आई, क्यू वैल्यू से आई कि भाई ये वाली एनर्जी इसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई। तो मैं क्या बोल सकता हूं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा किस रेशियो में है, इस रेशियो में डिवाइड करना है ना। तो मेरे पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी अल्फा और काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई का रेशियो ये है, और टोटल कितना था, क्यू वैल्यू था। तो इसको इस रेशियो में डिवाइड करें तो मैं क्या बोल सकता हूं, ए माइनस 4 अपॉन ए माइनस 4 प्लस ए प्लस 4 इंटू क्यू वैल्यू। समझ में आया ये क्या किया मैंने? नहीं सर। नहीं आया? देख लो, ये है अपने पास राम, ये है अपने पास श्याम, इसका रेशियो आया 1:2। पापा ने जो है इनको दिए 9 रुपए, 9 रुपीज दिया। तो राम का कैसे लिखा जाएगा, राम का रेशियो अपॉन टोटल, यानी कि 1+2 इंटू टोटल कितना था, 9 था। बात समझ में आई क्या? हाँ। इसी प्रकार से शाम का क्या लिखा जाएगा, वो होगा उसका रेशियो कितना था, 2 अपॉन टोटल कितना है, 1+2 समझा सर, समझा। इंटू 9। तो इसी प्रकार से यहाँ पर राम ये है, शाम ये है, दोनों का रेशियो हमें दे रखा है। तो मैंने क्या किया, a माइनस 4 अल्फा के लिए a माइनस 4 अपॉन a माइनस 4 प्लस 4, है ना, इन दोनों को जोड़ दिया इंटू क्यू वैल्यू। इसी प्रकार से काइनेटिक एनर्जी ऑफ y अगर लिखूं तो क्या लिखेंगे, अब आप बताओ, बोल दो, शर्माओ मत। 4 upon a into q value. 4 अपॉन a A माइनस 4 प्लस 4 प्लस इंटू 4 क्यू टू वैल्यू। क्यू वैल्यू। बिल्कुल सही। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी एंड वाई पार्टिकल की भी काइनेटिक एनर्जी निकाल दी है। कोई डाउट है क्या? नहीं सर। नहीं सर। नहीं है तो जल्दी नहीं। से नोट कर लो ये। हो गया सर। हाँ, ये लिखो। सर वो क्यू वैल्यू जो आई वो मतलब सराउंडिंग में नहीं जाएंगी वो एनर्जी थोड़ी सी भी? नहीं नहीं, अपन ये कंसिडर करते हुए चल रहे हैं कि क्यू वैल्यू इसी में कन्वर्ट हुई, हो सकती है ना बाहर भी चली जाए, कोई कोई वो दिक्कत नहीं है, इट मे गेट लॉस्ट, लेकिन हम ये कंसिडर करते हुए चल रहे हैं कि ये यहीं पर ही जा रही है। डन डन डन। सर हाँ बोलो। सर वो के कैप्चर में मतलब जो इलेक्ट्रॉन था के सेल में वो न्यूक्लियस ने ले लिया, फिर उसका मास नहीं बढ़ जाएगा क्या, मतलब जो प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन देता है तो उसकी वजह से? यहां पर एक प्रोटॉन एक्चुअली न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, अब इसका मास बढ़ेगा, मतलब पॉइंट क्या है तुम्हारा, समझा नहीं। वो जो y लिखा है हमने, मतलब x gives y दिया है ना, y प्लस q वैल्यू, तो वो y का a+1 होना चाहिए ना एटॉमिक मास, वैसा। अरे नहीं 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 नहीं, देखो, पहले मैं मान लेता हूं इसमें 5 प्रोटॉन थे, 5 न्यूट्रॉन थे, है ना। अभी मैंने क्या किया कि एक इलेक्ट्रॉन अंदर आ गया, तो इसके बाद क्या हो जाएंगे, 4 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन हो जाएंगे। अब इसका मास नंबर बताओ कितना था, 10 था। इसका मास नंबर बताओ कितना था, 10 था। समझा? हाँ समझा सर। ठीक है, तो अभी किधर आए, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इन सम न्यूक्लियर रिएक्शन of
अल्फा डिके हो रहा है, Q वैल्यू इज गिवन टू बी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू 4.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, क्यू वैल्यू दे दिया इक्वेशन का, फिर काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल बोल दिया। तो पूछा है, बताइए मास नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई क्या लिखा जाएगा? पेरेंट न्यूक्लियाई मतलब जिससे बना है ना। बोल दो। 100, बिल्कुल सही। तो इसको कैसे करें? इसको बोल सकते हैं कि मुझे पता है जो रेशियो लिखा जाता है वो होता है A माइनस, या अपने को सीधा पता है कि ये बना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू A-4/A इंटू Q वैल्यू। तो काइनेटिक एनर्जी ये निकाल लिया था अपन ने थोड़ी देर पहले। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा 4.8 इज इक्वल टू A-4/A, और Q वैल्यू कितना है? ये है 5, है ना। तो यहां से इधर आ गया, तो 4.8/5 इज इक्वल टू A-4/A। मैं क्या बोलता, इसको मैं पॉइंट से हटा देता हूं इधर, है ना, ये पॉइंट हटा दिया तो 50 हो गया, तो 48/50 इधर हो गया। तो यहां से मैं लिख सकता हूं ये है 96/100 इज A-4/A। कंपेयर कर लो, दोनों तरफ से देखेंगे तो A की वैल्यू आ जाएगी 100। देखो समझ में आया क्या? चमक गया एकदम बढ़िया से, चकाचक हो जाना चाहिए, हाँ सर। है ना। जयेश, कृष्णा, दुर्गेश, हर्ष और भी कई सारे बच्चा लोग, अच्छे लोग, है ना। A की वैल्यू 100 आ गई। हाँ सर। तो अब आगे अपन बढ़ते हैं। ये नोट कर लिया ना आप लोगों ने? हाँ सर, हो गया था। ठीक है, तो इसको 1 मिनट में स्टॉप करता हूँ। सर यहाँ और पर मास ऑफ पेरेंट्स एटम इक्वल टू निकालना है ना, तो फिर 104 आएगा ना। नहीं, ए क्या था? ए देखोगे तो वो पेरेंट न्यूक्लियाई था। ए अगर देखोगे ना तो वो पेरेंट न्यूक्लियाई था, ओके। है ना। तो अभी मैंने तुम्हारे लिए ये खोल दिया है। अरे ये कहाँ चला गया? ये रहा, 1 मिनट रुकना, मैं खोलता हूँ। हाँ, ये देख पा रहे हैं आप? ये यहाँ पर फोटो दिख रहा होगा आपको, है ना। अरे ये क्या हुआ? 1 मिनट रुको। ये काम आएगा क्या अपने को? कहाँ गया? रुको, एक गलत PDF खुला हुआ है। हाँ, ये आ गया। हाँ, तो देखो अभी क्या बात करेंगे हम? न्यूक्लियर फिशन की बात करेंगे, है ना, कि 2 टाइप के अपने पास बनते हैं, फिशन एंड फ्यूजन। तो अपन ने कल जो है ये देखा था, कल अपन ने इसको देखा था, इस वाले को, है ना। कल अपन ने इस वाले को देखा था, नेचर ऑफ द कर्व को। तो कुछ इस प्रकार से बन के आयरन में बन गया था। आयरन का जो ए होता है वो है 56, और इसकी जो एनर्जी है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। तो कोई अगर न्यूक्लियस यहाँ पर है तो वो फिशन करना चाहेगा या फ्यूजन करना चाहेगा? फिशन करना चाहेगा। फिशन क्या होता है? टुकड़े टुकड़े हो जाना। और वो क्या चाहेगा कि अपना जो मास कम करके वो इधर चला जाए, ताकि वो आयरन के आसपास में कहीं चला जाए, है ना। इसमें कोई भी दिक्कत हो तो बता दो, ये फंडामेंटल जरूरी है,
ठीक है, चलो फिर आगे मैं बात करता हूं कि यदि मेरे पास ये हीलियम था तो ये फिशन करना चाहेगा या फ्यूजन करना चाहेगा? फ्यूजन करना चाहेगा, क्योंकि अगेन कोई भी न्यूक्लियस हो वो चाहता है कि उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बढ़े, और वो मैक्सिमम कितना है, आयरन का है। तो मैं यहां से इस तरफ ले जाऊंगा, तो मेरे पास इसका इधर जाना पड़ेगा, तो छोटे से बड़े की तरफ जा रहा है, तो वो फ्यूजन से ही हो सकता है। तो हमारे पास क्या बन गया कि न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन की हम बात कर रहे हैं, तो इट वाज फिशन की बात कर रहे हैं, ऑटो हैन और स्ट्रॉसमैन ये बात कर रहे हैं। फिर क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ हेवी न्यूक्लियस बाय द बॉम्बार्डमेंट ऑफ न्यूट्रॉन इनटू टू ऑलमोस्ट इक्वल वेट न्यूक्लियाई इज नोन एज न्यूक्लियर फिशन। इन द प्रोसेस मास डिफेक्ट की वजह से एनर्जी भी बाहर निकलती है। ठीक है, ये अपना हो गया फिशन। फिशन में हम जो इसमें न्यूक्लियर रिएक्टर में काम लेते हैं वो यूरेनियम लेते हैं। अब यूरेनियम के कई सारे आइसोटॉप पाए जाते हैं। तो यूरेनियम की बात करें तो उसके पास है यूरेनियम 234, 235 है, 75 नहीं है ये, 235 और यूरेनियम 238। अब देखो कि यहाँ पर नेचर में जो इनका जो रेशियो मिलता है वो मिलता है 0.006, यानी कि सबसे कम है 34, फिर 0.7 सबसे जो मिडल में है 235, और सबसे ज्यादा जो है वो कौन सा है, 238। लेकिन 238 जो है वो न्यूक्लियर रिएक्शन में काम नहीं आता है। क्यों? क्योंकि इसको न्यूक्लियर रिएक्शन करवाने के लिए हमें इनिशियल एनर्जी बहुत बहुत ज्यादा चाहिए। तो 238 जो है हमारे काम का नहीं है, प्रैक्टिकली ये हम इसका यूज नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि ऐसा कन्वर्ट हो जाए, ऐसा हमारे पास न्यूक्लियस मिल जाए जो कि इसकी एनर्जी के लिए काबिल बन जाए, मतलब एनर्जी में यूज आ जाए। तो अब देखो कहाँ गया, हाँ, तो इसमें fission of 235 is possible by slow neutrons of 1 electron volt। 238 में कितना चाहिए था, 238 में 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए थी। आप देखो नीचे है ना, ये क्या चाहिए थी, कहां गई, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए थी। अब आप देखोगे तो क्या हो गया कि यहां पर 235 में अपने को कितना चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इन दोनों में डिफरेंस कितना आ गया एनर्जी का, वो आ गया 10 पावर 6 का डिफरेंस आ गया। कितना आ गया, 10 पावर 6 का डिफरेंस आ गया। अपने पास 238 बोलता था मुझे 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का न्यूट्रॉन चाहिए, 235 बोलता है मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला न्यूट्रॉन से भी मेरा काम हो जाएगा। तो इसका मतलब प्रैक्टिकली कौन पॉसिबल है, 235 वाला पॉसिबल है। फिर इसमें रिएक्शन देखो क्या हुआ, 235 प्लस उसकी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला एनर्जी का इलेक्ट्रॉन आया, तो 236 बन गया यहाँ पर, है ना, यहाँ पर क्या बन गया, 236 बन गया। और 236 क्या होता है, अनस्टेबल होता है, तो वो खुद से ही टूट जाएगा। खुद से ही टूटा तो हमने देखा 236 जो है वो बेरिलियम में और ये Kr में कन्वर्ट हो रहा है, साथ में 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस कर रहा है, साथ में 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। तो एक्चुअली हमने देखा कि 236 जो है वो इस प्रकार की रिएक्शन तो करता ही है, साथ में इस प्रकार की रिएक्शन भी करता हुआ पाया गया। तो एक्चुअली इसमें देखो 236 इसमें कन्वर्ट हुआ, या 236 देखो 235 प्लस न्यूट्रॉन यानी कि 236 बना, 236 यहाँ पर Sr और जीनॉन में कन्वर्ट हुआ, साथ में 2 न्यूट्रॉन और कन्वर्ट कर दिए, पैदा कर दिए, और साथ में एनर्जी कितनी निकाली, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो चाहे रिएक्शन ये हो चाहे रिएक्शन ये हो, एनर्जी का जो वैल्यू है वो क्या आ रही है, लगभग दोनों में सेम आ रही है। तो फिर अंतर किसका आया, देखो यहाँ पर कितने न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हुए, 3 न्यूट्रॉन्स, यहाँ कितने हुए, 2 न्यूट्रॉन। अब यूरेनियम 236 किसमें टूट रहा है वो तो अपने हाथ में है नहीं, कंप्लीटली रैंडम प्रोसेस है। तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि 236 के यहाँ पर 3 न्यूट्रॉन निकले, 236 के यहाँ पर 2 न्यूट्रॉन निकले, तो ऑन एन एवरेज हम बोलते हैं 2.5 न्यूट्रॉन यहाँ पर निकलते हुए पाए गए। बात समझ में आ रही है, ऑन ऑन एवरेज 2.5 न्यूट्रॉन्स आर लिबरेटेड, है ना। हाँ। तो अब ये डाउट नहीं होना चाहिए सर 2.5 न्यूट्रॉन कैसे हो सकते हैं, या तो 2 होंगे या तो 3 होंगे, है ना। ऑन एन एवरेज की बात हो रही है, खूब सारी मतलब लाखों रिएक्शन होने के बाद में ऑन एन एवरेज अगर हमने निकाला तब जाके हमारे पास बना कि 2.5 न्यूट्रॉन हमारे निकल रहे हैं। अब जो ये न्यूट्रॉन निकले वो कहां पर, इनके पास एनर्जी देने के लिए कौन सा था, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब इन न्यूट्रॉन्स की एनर्जी जो है वो बहुत बहुत ज्यादा होने वाली है, और ये पाया गया कि उनकी जो एनर्जी है वो पाई गई 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर में पाई गई।
लेकिन 235 से 236 कन्वर्ट करने में कितनी एनर्जी हमें चाहिए थी न्यूट्रॉन की? 1 मेगा 1 मेगा मैंने पूछा 235 से 236 में कन्वर्ट करने के लिए जो न्यूट्रॉन चाहिए था उसकी एनर्जी कितनी चाहिए थी? 1 electron 1 1 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 238 को रिएक्शन करवाने के लिए कितनी चाहिए थी? 1 megawatt 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब ये हमने 235 लिया तो इसकी एनर्जी तो बहुत ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, इसको रोकने की कोशिश करेंगे। और रोकने के लिए कई सारे उपाय किए जाते हैं जो कि आगे अपन देखेंगे, ठीक है। तो दे नीड टू स्लो डाउन, ताकि हम उसको यूज कर पाए। दे नीड टू स्लो डाउन। अब मैं देखता हूं कि हमारे पास, मान लो मैंने बहुत सारा 235 ले लिया, उसमें एक न्यूट्रॉन डाला, मैंने एक न्यूट्रॉन डाला तो रिएक्शन हो गई। और रिएक्शन हो गई, मान लो मैंने यहां पर 2 न्यूट्रॉन वाली रिएक्शन हुई। 2 न्यूट्रॉन वाली रिएक्शन हुई तो इसका मतलब मेरे पास 2 न्यूट्रॉन अब काम के आ चुके हैं और वो आसपास के यूरेनियम से टकरा सकते हैं। यूरेनियम से टकराए तो 235 कन्वर्ट हुआ 236 में, 236 कन्वर्ट हुआ फिर वापस से अपने इन टुकड़ों में। और इन टुकड़ों के साथ में हो सकता है कि 2 न्यूट्रॉन और निकाल दिए इसने, हो सकता है कि 3 न्यूट्रॉन और निकाल दिए, डिपेंडिंग अपॉन द इक्वेशन। फिर जो 3 न्यूट्रॉन निकले फिर से यूरेनियम के पास गए, 35 से 36 हुआ, फिर से ये रिएक्शन हुई तो फिर से टुकड़े हुए तो फिर से न्यूट्रॉन निकले, और ये चेन रिएक्शन ऐसे चलती गई। बात समझ में आ रही है? अरे बोल दो भाई। हाँ सर। तो देखो, when uranium is bombarded by neutrons, each uranium is broken into 2 nearly equal fragments. Along with it is huge energy, और जिसमें कि 2 या ज्यादा न्यूट्रॉन हमसे मिले, और अंडर फॉर्मेबल कंडीशन ये जो न्यूट्रॉन है फिर से फिशन करते हैं, और फिर से ऐसी रिएक्शन आगे कंटिन्यूस होती गई, और ये कहलाएगी चेन रिएक्शन। ठीक है। अब चेन रिएक्शन के लिए हम बात करते हैं। देयर आर फॉलोइंग मेन डिफिकल्टीज इन एस्टैब्लिशिंग चेन रिएक्शन: लीकिंग और एस्केपिंग ऑफ न्यूट्रॉन्स फ्रॉम द सिस्टम। अब भले ही इस रिएक्शन से 3 न्यूट्रॉन निकल गए, लेकिन बेचारे अगर वो तीनों न्यूट्रॉन ही सिस्टम से बाहर निकल गए तो अगली रिएक्शन के लिए न्यूट्रॉन बचेंगे नहीं अपने पास। तो हमें इस फैक्टर का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा, अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रॉन बाय अनब्रोकन न्यूक्लियाई, है ना, कि हमारे पास जो बचे हुए न्यूक्लियाइज हैं जो कि नहीं टूट रहे हैं, वो अगर अब्जॉर्ब कर ले तो हमारे पास में वही जो यूजफुल न्यूट्रॉन थे वो कम हो जाएंगे। इसी प्रकार से 238 हमारा अगर उसे अब्जॉर्ब कर ले तो हमारे यूजफुल न्यूट्रॉन वो कम हो जाएंगे। तो इन तीनों बातों का ध्यान रखेंगे हम न्यूक्लियर रिएक्टर में। तो अब बात करते हैं क्रिटिकल मास, मिनिमम मास ऑफ यूरेनियम जिसमें कि चेन रिएक्शन पॉसिबल हो, वो कहलाती है क्रिटिकल मास। कि भाई कम से कम इतना तो हो तब जाके चेन रिएक्शन हो। पता लगे न्यूट्रॉन तो आ गया लेकिन अगली चेन बनाने के लिए हमारे यूरेनियम कम पड़ गए, ऐसा ना हो। तो ये क्या हो कि हमारे पास कम से कम 10 kg, कम से कम जितना मास हो ताकि चेन रिएक्शन कंटिन्यूअस हो पाए, तो वो क्या बोलेगा, उसको क्रिटिकल मास कहा जाएगा, एंड दैट इज 10 kg फॉर यूरेनियम 235। फिर necessary condition for nuclear fission is there must be at least one neutron which takes part in nuclear fission. The condition is defined by multiplication factor और reproduction factor. अब इसको समझना, number of neutrons present in step of nuclear reaction, number of neutrons present in one step before the reaction, मतलब रिएक्शन हो रही है तो उस स्टेप के बाद में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वो तो ऊपर लिखे गए, और उस स्टेप के पहले वाले नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बाद में लिखे गए। अगर k की वैल्यू 1 से कम आ गई, इसका क्या कंक्लूजन निकालेंगे, बिना पढ़े बताना, बस इस चीज को समझना। इस वाले जो लिखा है k की वैल्यू, उसको समझना। अगर k की वैल्यू कम आ गई 1 से, इसका मतलब रिएक्शन के बाद में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कम पाए गए एज कंपेयर टू रिएक्शन से पहले पाए गए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये बात समझ में आ रही है? अगर कम पाए गए तो एक रिएक्शन में पाए गए तो अगली रिएक्शन में भी उसी फैक्टर से कम होंगे, अगली रिएक्शन में भी उसी फैक्टर से कम होंगे, और अगली रिएक्शन में भी उसी फैक्टर से कम होंगे। तो मैं क्या बोल रहा हूं
कि यहाँ पर अगर K की वैल्यू कम हुई तो यहाँ पर हर एक रिएक्शन में इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कम होते गए और इवेंचुअली नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमारे कम होते होते इतने कम हो गए कि रिएक्शन को जो है रुक जाएगी। तो चेन रिएक्शन विल फाइनली स्टॉप। ठीक है। अगर K की वैल्यू 1 से ज्यादा हुई तो मैं देख सकता हूं रिएक्शन के बाद वाले न्यूट्रॉन रिएक्शन से पहले वाले न्यूट्रॉन से ज्यादा हैं, और अगर ऐसा हुआ तो बाद वाले न्यूट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा चेन रिएक्शन ये करेंगे। तो एज यू कैन सी कि ये चेन रिएक्शन विल कंटिन्यू। ओके। फिर उसके बाद तो ये दूसरी चीज ऐसे ही है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम। तो r क्यूब के प्रोपोर्शन हो जाएगा। रेडियस अगर r है तो r क्यूब के प्रोपोर्शन में वॉल्यूम होगा, तो उसी के प्रोपोर्शन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एमिटेड होंगे। और लीकिंग जो होगा, लीक का जो रेट होगा वो r स्क्वायर के प्रोपोर्शन में होगा, एरिया के प्रोपोर्शन में होगा। ठीक है। फिर अब मैं बात करता हूं टाइप्स ऑफ चेन रिएक्शन, कंट्रोल्ड एंड अनकंट्रोल्ड। कंट्रोल्ड मतलब किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं हमारा जो न्यूक्लियर पावर रिएक्टर है उसकी बात कर रहे हैं। और अनकंट्रोल्ड मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? एटॉमिक बॉम्ब की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो इसमें कंट्रोल करने के लिए हम किसको कंट्रोल करेंगे? के को काबू में रखेंगे। किसको रखेंगे? के को काबू में रखेंगे। के अगर 1 से ज्यादा हो गया तो हमारे पास ऐसा हो सकता है कि चेन रिएक्शन मल्टीप्लाई होते 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 इतनी ज्यादा हो जाए कि अपना ये हो जाए, क्या बोलते हैं, अनकंट्रोल्ड हो जाए, है ना, अनकंट्रोल्ड हो जाए। अच्छा, इसका एक और बहुत बढ़िया एग्जांपल आप अभी समझ सकते हैं, इसका बहुत ही बढ़िया एग्जांपल आप अभी समझ सकते हैं, एंड दैट इज कोरोना वायरस। दैट इज कोरोना वायरस। तो जैसे पर्सन 1 को अगर कोरोना था, पर्सन ए को कोरोना था मान लो, तो वो बी के कांटेक्ट में आया, है ना। अब बी को हुआ तो बी ने क्या कर दिया कि अभी जो डेटा है हमारे पास, जो करंट डेटा है वो ये कह रहा है कि ऑन एन एवरेज 1% 2.3% को फर्दर कोरोना वायरस दे रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि अभी जो स्टेटिस्टिकल्स अवेलेबल हैं हमारे, तो उससे ये आइडिया लग रहा है लगभग कि एक बंदा अगले 2.3 बंदे को कोरोना प्रोवाइड कर रहा है। ऐसे चेन रिएक्शन चलती जा रही है। फिर उसका अगला बंदा अगले 2.3 को दे रहा है, फिर उसका अगला बंदा ऐसे 2.3 को दे रहा है। तो क्या आप इमेजिन कर पा रहे हैं ये जो चेन रिएक्शन बन रही है? हाँ सर। है ना। तो यहाँ पर जो है ये जो चेन रिएक्शन बन रही है वही एग्जैक्टली सेम चेन रिएक्शन यहाँ पर भी बनती है, हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी बनती है। तो अभी हम क्या चाह रहे हैं, जो ये चेन रिएक्शन है उसको रोकना, है ना, मतलब कोरोना की बात कर रहा हूँ, एटॉमिक पावर प्लांट की नहीं। तो उस चेन रिएक्शन को रोकना चाह रहे हैं ताकि हमारा वो 2.3 से 2 हो जाए, 2 से 1 हो जाए, और फिर फाइनली वो आगे कम होता होता कम ही हो जाए, खत्म हो जाए। बात समझ में आ रही है कि वो ऑन एन एवरेज वो 2.3 जो बन रहा था ना, कि एक बंदा 2.3 को प्रोवाइड कर रहा है, तो अगर हम लॉकडाउन में चले गए तो वो जो 2.3 है वो कम हो जाएगा, क्योंकि अगला बंदे के साथ वो कांटेक्ट में आ ही नहीं पा रहा, तो वो अगले बंदे को दे ही नहीं पा रहा, तो अगले बंदे को कोरोना हो ही नहीं पा रहा। तो वो जो डेटा है कि भाई एक बंदा कितने लोगों को ट्रांसमिट कर रहा है आगे, तो वो 2.3 से कम होते होते एक फाइनली खत्म हो जाएगा। बात समझ में आई? तो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द लॉकडाउन। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूं, है ना, समझ में आ रही है ना बात? अरे यार, ये माइक ऑन रखा करो यार, एक ईयरफोन लगाना सीख लो, घर के शांत कोने में बैठना सीख लो। हाँ सर। और एक ईयरफोन लगा के माइक में बात करना सीख लो, है ना। मैं तो चाहता हूँ आपका माइक हमेशा ऑन रहे ताकि अपन खुल के बात कर पाए। ऐसे बस गधों की तरह मैं बोला जा रहा हूँ और तुम बस कर रहे हो, पता नहीं क्या कर रहे हो, है ना। तो थोड़ा सा आवाज बीच बीच में आती रहे तो अच्छा लगेगा मुझे। अरे सर आवाज। अब कंट्रोल चेन रिएक्शन की बात कर रहा हूं, तो कंट्रोल चेन रिएक्शन की बात कर रहा हूं, तो इसमें क्या है कि हमारा जो न्यूट्रॉन का प्रोडक्शन है फर्दर वो काबू में कर लिया जाए, है ना। तो हमारा जो रिएक्शन है वो कंट्रोल्ड हो जाएगी। जैसे के की वैल्यू 1 कर दी, यानी कि रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो थे वो उतने बराबर ही रहे। इसका मतलब ये बढ़ नहीं रहा है ना, जितने न्यूट्रॉन थे वो ऐसे एक्सपोनेंशियली नहीं बढ़ रहे,
वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स उतने ही बने रहे। पहले अगर मान लो 100 थे तो रिएक्शन के बाद में भी 100 पाए गए, उसके फर्दर रिएक्शन के बाद में भी 100 पाए गए। तो हमारी जो रिएक्शंस कंटिन्यूअसली हो रही हैं वो हमारी क्या आ गई, कंट्रोल में आ गई। फिर एनर्जी लिबरेटेड इन दिस रिएक्शन इज ऑलवेज लेस देन एक्सप्लोसिव एनर्जी एंड इज प्रोसीड इन अ सर्टेन वेलोसिटी। दिस टाइप ऑफ एनर्जी इज यूज्ड इन कंस्ट्रक्शनल वर्क, मतलब कोई पॉजिटिव काम में होगा, कंस्ट्रक्टिव वर्क में होगा। न्यूक्लियर रिएक्टर यूजेस दिस प्रिंसिपल एग्जैक्टली। फिर आगे देखते हैं, फिर आगे देखो कि न्यूक्लियर रिएक्टर इज अ डिवाइस इन विच, इसको थोड़ा, हाँ, nuclear reactor is a device in which self-sustaining controlled chain reaction is established to produce the energy, है ना। अब क्या इसमें काम की बात तो यहां से करते हैं, फिशन सब्सटेंस फ्यूल की बात करते हैं, है ना। ये पढ़ लेना आप खुद लोग, है ना, इसको पढ़ लेना। फिशन सब्सटेंस की बात करता हूं तो पहला क्या है, फ्यूल है। फ्यूल हमारे पास कौन है, 235, है ना। 238 है क्या फ्यूल? नहीं सर। नहीं है, हमारे पास है 235। तो हम क्या लेंगे कि जो नेचुरली अकरिंग यूरेनियम होता है उसमें से हम 235 की मात्रा को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, है ना। क्योंकि अपने जो एनवायरनमेंट है उसमें जो यूरेनियम मिलता है उसमें 238 का परसेंटेज 99 के आसपास होता है। तो अपने को क्या मांगता है कि अपने को 235 मांगता है, तो अपन क्या करेंगे, उसमें उसका परसेंटेज 235 का बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो उसको एनरिचमेंट कहा जाता है ना। सब्सटेंस नेचुरल यूरेनियम रिच यूरेनियम 235 इज यूज। अदर फ्यूल्स जो यूज कर सकते हैं वो Pu 239, यूरेनियम 233 भी यूज किया जा सकता है। अगला है मॉडरेटर। मॉडरेटर का यूज क्या है कि भाई साहब यहाँ पर चेन रिएक्शन बनी तो उसमें जो फर्दर न्यूट्रॉन निकल रहे हैं वो ऑन एन एवरेज 2.5 निकल रहे हैं। तो ऐसे अगर उनको फ्रीली घूमने दिया तो ऐसे 235 को टकरा के वो एक्सप्लोसिव एनर्जी बना देगा। वो एक्सप्लोसिव एनर्जी अगर बना देगा तो हमारा जो रिएक्टर है वो फट जाएगा। तो हमें मॉडरेटर की जरूरत होगी जो कि न्यूट्रॉन को काबू में रखे। तो स्लो डाउन द फास्ट न्यूट्रॉन्स एंड चेंजेस द थर्मोनिक न्यूट्रॉन्स। हैवी वाटर को इस्तेमाल किया जाता है, ये आपने सुना ही होगा, D2O, है ना। हैवी वाटर मतलब D2O का इस्तेमाल किया जाता है, ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है और बेरिलियम ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। तो जनरली जब वहां पर, और एक बार बोलो ना। क्या बोलूं इसमें, हाँ, अपने पास कौन सा ले रहे हैं, अपन ले रहे हैं हैवी वाटर ले रहे हैं। हैवी वाटर मतलब D2O लेंगे हम, है ना। और दूसरा क्या है, ग्रेफाइट, दूसरा क्या है, ग्रेफाइट है। तो ध्यान दीजिएगा मॉडरेटर कहां पर इस्तेमाल किया जाएगा, जहां पर कि फिशन हो रहा होगा, ठीक है। तो जब चेरनोबिल का जो रिएक्टर फटा था तो उसका जो अंदर की जो ये ग्रेफाइट था वो फट के बाहर आ गया था रिएक्टर के, है ना, बाहर आसपास पड़ा हुआ था। तो अब लोगों को जब ये चेरनोबिल हुआ था तो उनको उसकी ग्रेविटी का पता नहीं था। ग्रेविटी का पता मतलब ग्रेविटेशन फोर्स नहीं, ग्रेविटी का पता मतलब क्या एक्चुअली हुआ है, इंटेंसिटी का। तो कितना बड़ा हुआ है वो पता नहीं था। तो उन लोगों को लगा कुछ चीज जल रही है, तो उन्होंने जो अपना फायर ब्रिगेड होती है उनको बुला लिया। और फायर ब्रिगेड जब पानी डाल रही थी तो वो लोग जो है ग्रेफाइट के टुकड़े आसपास उनको पड़े हुए दिखे और उसकी वजह से उसमें इतनी ज्यादा रेडियो एक्टिविटी थी कि वो जो फायर फाइटर्स थे उनकी डेथ हो गई ड्यू टू दैट रेडिएशन। वो अननोइंगली उस वजह से मारे गए कि उन लोगों को इतना पता ही नहीं था कि भाई ये ग्रेफाइट जो है वो इतना दिक्कत कर देगा। और जो जिन लोगों को पता था उन लोगों को इतना हल्के में लिया इस सिचुएशन को कि यार ये तो मतलब हल्का सा कुछ जला हुआ है, तो उन लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया, है ना। और जिन लोगों को नॉलेज थी वो लोग तो हल्के में ले रहे थे और जिन लोगों को नॉलेज नहीं थी वो लोग पानी डाल रहे थे। तो वो उसी जगह में जाके पानी डाल रहे थे जहां पर की रेडियो एक्टिविटी बहुत ज्यादा थी और इवेंचुअली उनकी रेडिएशन से डेथ हो गई। तो न्यूट्रॉन सोर्स की बात करते हैं। तो पहले तो अपने को न्यूट्रॉन सोर्स खुद से देना पड़ेगा, है ना। न्यूट्रॉन सोर्स तो खुद से शुरू करना पड़ेगा ना एक बार तो उसके बाद से चेन रिएक्शन चल जाएगी। जैसे अपनी मोटरसाइकिल की किक तो अपने को एक बार देनी पड़ती है ना, उसके बाद तो अपने आप चल जाती है ना। तो उसके बाद से वो चेन चल जाती है। तो न्यूट्रॉन सोर्स पहली बार अपने को तो देना पड़ेगा, फिर उसके बाद में वो ऑटोमेटिकली अपना काम कर लेगा। अब कंट्रोलर के बिना तो ये बम बन जाएगा। तो कैडमियम रॉड्स आर यूज्ड टू कंट्रोल रेट ऑफ फिशन इन द रिएक्शन। CD इज गुड अब्सॉर्बर ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन कम करने हैं तो CD प्लेट्स को अंदर डाल दो,
है ना, कैडमियम प्लेट को अंदर डाल दो तो वो न्यूट्रॉन कम हो जाएंगे। न्यूट्रॉन कम हो गए तो के की वैल्यू कंट्रोल में आ जाएगी। बात समझ में आ रही? और के अगर काबू में आ गया तो नंबर ऑफ रिएक्शंस जो हो रही हैं वो भी काबू में आ जाएंगी, और उससे निकलने वाली, अगर मान लो कि हमारी रिएक्शंस कंट्रोल में आ गई कि भाई 100 रिएक्शंस पर सेकंड हो रही है, तो इससे निकलने वाली एनर्जी भी हमारे काबू में आ जाएगी, हमें फर्दर मतलब एक्सप्लोसिव एनर्जी नहीं मिलेगी। फिर बात करते हैं शील्ड की, कि हमारा जो रिएक्टर बना होता है वो सराउंडेड बाय 7 to 8 फीट थिक कॉन्क्रीट वॉल्स, कि भाई रेडिएशन बाहर नहीं निकल पाए। इस पर्पज से हम क्या करते हैं कि जो सराउंडिंग की मोटाई रखी जाती है 7 से 8 फीट रखी जाती है। मतलब आप समझ सकते हैं कि अपना जो रूम होता है वो 10-12 फीट का होता है ना, तो 10-12 फीट का होता है, तो आप समझ लो कि अपने रूम का मतलब मेजोरिटी ऑफ द पार्ट का मोटी दीवार बना रखी है उसके सराउंडिंग में जहां पर रिएक्टर है। तो अब इसका यूजेस तो ऑब्वियसली क्या है, एनर्जी प्रोडक्शन में। बाकी अब पढ़ लो। अब अनकंट्रोल्ड की बात करते हैं। अनकंट्रोल्ड में क्या है कि ना तो अपना कोई कंट्रोलर होगा ना मॉडरेटर होगा, अपने को बस रिएक्शन चालू करवानी है, किक मार के बाहर वहां से भाग लो, जितना जल्दी हो सके वहां से भाग लो। तो नो कंट्रोल ओवर दिस रिएक्शन, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन मोर देन वन न्यूट्रॉन टेक्स पार्ट इनटू रिएक्शन ड्यू टू स्पीड। फिर न्यूक्लियर फिशन इंक्रीजेस, के की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी, के की वैल्यू 1 से ज्यादा हुई तो पहले अगर 100 रिएक्शन थी तो बाद में 100 से ज्यादा होगी, फिर मान लो 102 हो गई, फिर उसके अगली रिएक्शन में 104 हो गई, उसके अगली रिएक्शन में 110 हो गई, ऐसे रिएक्शन बढ़ती जाएंगी पर सेकंड। ऐसे पर सेकंड रिएक्शन बढ़ती गई तो ऐसे हमारे पास एनर्जी प्रोडक्शन पर सेकंड बढ़ने लगा। तो यहाँ पर ये बेसिकली एनर्जी इतनी ज्यादा हो गई कि वो हमारे काबू में नहीं रही, तो उसे अपन बॉम्ब बोलेंगे। तो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लिबरेटेड। फिर एटम बॉम्ब में कहा जाता है अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन है। अब एटम बॉम्ब की संरचना देखो क्या क्या होता है, इसमें मैं कहाँ करूँ, यहाँ कर देता हूँ। तो देखो अंदर अपन ने रखा है यूरेनियम 235, आउटर सरफेस अपन ने रखा हुआ है यूरेनियम 235 को सराउंड किया हुआ है मेटल ने। फिर मेटल के साथ में बाहर क्या रखा हुआ है, टीएनटी रखा हुआ है। टीएनटी मतलब कौन होता है, एक्सप्लोजिव होता है। टीएनटी एक्सप्लोजिव होता है, जहां पर कहीं वो होती है ना खदान वगैरह होती है, जहां पर माइनिंग वगैरह होती है, तो किसी पत्थर को तोड़ना है, ये करना है, तो टीएनटी वहां पर लगा दिया जाता है छोटा अमाउंट में, है ना, छोटी अमाउंट में टीएनटी लगा के वो पत्थरों को वहां से ब्रेक करके फिर उनको निकाल देते हैं। तो टीएनटी यहाँ पर लगा रखा है, और फिर सराउंडिंग में अपन ने फिर मेटल कर दिया। फिर न्यूट्रॉन सोर्स कहाँ है, एकदम कोर में, सेंटर में रखा हुआ है। अच्छा बताएगा टीएनटी का काम क्या है, मतलब ये तो खुद ही एटॉमिक बॉम्ब है ना, तो एटॉमिक बॉम्ब में ये फुस मतलब छोटा बॉम्ब लगाने की कहाँ जरूरत आ रही है, इनिशिएशन के लिए एनर्जी प्रोवाइड हाँ ये किक मारेगा, अपनी मोटरसाइकिल की किक जैसे मारते हैं ना वैसे मारेगा। तो एक्चुअली यहाँ पर टीएनटी के एक्सप्लोजन की वजह से यहाँ पर ऐसा एनवायरनमेंट बनेगा जो कि फेवरेबल होगा चेन रिएक्शन के लिए। तो टीएनटी एक्ट्स एज अ स्टार्टर, टीएनटी का एक्सप्लोजन एक्ट्स एज अ स्टार्टर फॉर फर्दरिंग द चेन रिएक्शन। ठीक है, तो मतलब आप समझ लो कि एटॉमिक बॉम्ब को शुरू करने के लिए दूसरा छोटा बॉम्ब नॉर्मली फोड़ना पड़ेगा। अरे बाबा रे। फिर एटॉमिक बॉम्ब को हमें करना है 235 230 ये पीयू यूज कर लिया है ना। फिर टीएनटी को सेपरेट कर दिया, पार्ट्स आर टोटली सेफ टिल फलाना, ये तो फालतू चीजें हैं। हाँ ये देखो, फिर due to explosion in fraction of a minute, the temperature and atmosphere pressure multiplies and reaches to 10 power 7 Kelvin। मतलब पहले तो अपन ने टीएनटी फोड़ा और फिर उसके बाद में जो अपनी चेन रिएक्शन शुरू हो गई, तो यहाँ पर थोड़े से समय में 10 पावर 7 केल्विन का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। फिर अपना पहला जो रिएक्शन हुआ था, अपना जो टेस्टिंग हुई थी पोखरण में हुई थी, 1974 में हुई थी, है ना। वो मूवी देखी होगी तुमने, परमाणु, है ना, देखिए ना, उसमें कैसे छुप छुप के करते थे कि अमेरिकन सैटेलाइट से बचना है ताकि वो रिकॉर्ड ना कर ले अपना काम, है ना। ये भी तो ध्यान रखना पड़ता है ना, डिप्लोमेसी का भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि तुम वो तो बोलेंगे कि भाई मत करो ये सब चीजें फालतू हैं, और खुद करते रहेंगे, है ना। तो वो अपने को थोड़ा छुप छुप के करना था। अब बात करते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन की। पढ़ लो यार फ्यूजन अभी, है ना। अब मेरा मुंह दर्द हो गया, कोई दिक्कत हो तो बताओ फ्यूजन में।
है ना। फ्यूजन में क्या है, चिपकेंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स बड़े में चिपकेंगे, बड़े बन के चिपकेंगे, है ना। डन डन। एक मिनट। है ना। तो मैंने इसका पीडीएफ भी आपके चैट में डाल दिया है। तो ये जो मैंने ये दिखा रहा हूँ ना फोटो, इस फोटो का मैंने पीडीएफ डाल दिया आपके लिए। तो आप वहां से इसको एक्सेस कर सकते हैं। और ये बोर्ड में ज्यादा काम आएगा, है ना। ये जो चीज है बोर्ड्स में ज्यादा काम आएगी। ये जो अपन पढ़ रहे हैं ना, ये इतना मसाला ये चैट में डाला है, चैट में आ गया। आया नहीं सर। आया नहीं। अरे रुक जाओगे, आ तो गया यार, सबको दिख रहा है। कहाँ पे नहीं दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है ना। नहीं सर। तो अभी कैसे डालेगा मैं तो डाल, यहाँ से तो अपलोड हो चुका है मेरी तरफ से। तो क्या लिंक है कि क्या है? नहीं, कुछ भी नहीं सर। पीडीएफ है बच्चा, पीडीएफ है। मैं फिर यहाँ से भी डाल नहीं के दिखा देखता हूँ, फिर से डाल। अपलोड कर लो सर। हाँ गुरुकुल की ऐप पे डालना। अच्छा, गुरुकुल की ऐप पे डालता हूँ। हाँ वो क्लास प्लस पे डाल दो। ठीक सर है। आ गया, आ डाउनलोड गया हो ना। गया। हाँ सर। हाँ बस देखो कितने स्मार्ट है वो, बाकी लोग तो गधे हैं। नहीं अरे हमारे पसंद नहीं आया ना? सर कुछ नेट के लिए पैसा दिया करो, जो फ्री का नेट चला रहे हो ना तुम लोग, ये सर इस वजह से कुछ तुम्हें मिलेगा थोड़ी ना फ्री में। अब ये फ्री में तुम्हें क्लासेस भी चाहिए। सर आपने पर्सनल चैट में भेजाऊंगा उसको। अरे नहीं भाई, इतना तो मुझे भी पता है, इंजीनियर हूँ मैं भी। सर नहीं आया ना? एवरीवन में डाला है मैंने। नहीं दिख रहा। अरे नहीं दिख रहा है। इंटरनेट के पैसे नहीं आया देते नहीं सर। हो, जियो का फ्री यूज कर करके अब तुम्हें पीडीएफ भी चाहिए, तुम्हें नहीं, user सर, सर एयरटेल अच्छा लगा, सब वाईफाई चल रहा है मेरे। चाहिए। हाँ दो है या एक ही है पीडीएफ? एक ही है पीडीएफ, मैंने 2 बार अपलोड किया है इन गधों के चक्कर में। अभी बोल रहा सर, चेक दोनों करो भी- सर उसको। दोनों पर्सनल हमें नहीं भेजा। आ नहीं आया। अरे हाँ ठीक है, उसमें डाल दूंगा मैं ऐप में, रो मत अभी, है ना। चैट उसमें डाल दूंगा मैं। अरे यार उसमें ऐप में डाल दूंगा मैं, चिंता मत करो, हाँ सर। है ना। ठीक है, ओके। तो चलो अब होमवर्क की बात कर लेते हैं। तो अपना होमवर्क जो है बोर मॉडल में कहाँ तक दिया था मैंने, बोर मॉडल खत्म कर लो, है ना। 40 तक मुझे दे दिया था ना बोर में, हाँ दिया। है ना। तो उसमें 46 तो हैं, तो 6 सवाल ये खत्म कर लो। फिर उसके बाद में एक्सरे आता है, तो एक्सरे में आप खत्म कर लो ऑब्जेक्टिव 1 एंड ऑब्जेक्टिव 2। HCV ऑब्जेक्टिव 1 एंड ऑब्जेक्टिव 2 एक्सरे, और एटॉमिक स्ट्रक्चर के लास्ट के 6 सवाल। ठीक है सर। ठीक है ना, इसको कर लेना। ओके, तो चलो अभी अपन इस क्लास को खत्म करते हैं।